नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2023 की ब्लैकबेरी नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी एक मोबाइल कंपनी के बारे में है जिन्होंने दुनिया का पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जिसका नाम था ब्लैकबेरी। एक टाइम था जब यह कंपनी मोबाइल की दुनिया में राज किया करता था और इस फोन को लोगों के हाथ में देखते ही उनके स्टेटस का पता चलता था। लेकिन अपनी कुछ गलतियों के कारण यह कंपनी आज लगभग मार्केट से गायब हो चुकी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगा। और दोस्तों, वीडियो पर कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है माइक और डग नाम के दो जिगरी दोस्तों को दिखाते हुए, जो इस वक्त अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बिजी थे। इन दोनों का दिमाग इतना तेज था कि ये मिनटों में किसी भी मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया करते थे। लेकिन इसके बावजूद इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, बल्कि ये अपना खुद का बिजनेस करना चाहते थे। इसलिए दोनों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया और कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। और फिर उन्होंने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा रिसर्च इन मोशन। उनके कंपनी में फोन और इंटरनेट से जुड़ी चीजें बनाने का काम किया जाता था। लेकिन नई होने की वजह से अभी किसी को भी माइक और डग की इस कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिस वजह से सेल्स भी कम ही होती थी और दोनों दोस्तों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही थी। उन दोनों ने मोडेम नाम का एक डिवाइस भी बनाया था जिसके इन्वेंशन पर इन्हें पूरा यकीन था कि ये जरूर सक्सेसफुल साबित होगा। लेकिन कोई भी बड़ी कंपनी इस डिवाइस को खरीदने या फिर डेवलपमेंट में पैसा लगाने को तैयार नहीं था। खैर, उसके बाद वो दोनों साल 1996 में अपना मॉडल लेकर एक एसएस नाम की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात जिम नाम के एक शख्स से होती है जो उस कंपनी का मार्केटिंग हेड है। माइक जिम को अपने स्मार्टफोन के बारे में बताता है, साथ ही अपना नया इन्वेंशन पॉकेट लिंक भी दिखाता है, जो एक ऐसा सेलफोन था जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करके ईमेल सेंड या रिसीव किया जा सकता था। हालांकि इस वक्त मोटोरोला जैसा फोन मार्केट में अपनी धाक जमाए हुए था, लेकिन इंटरनेट से जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी सिर्फ माइक और डग के इन्वेंशन यानी पॉकेट लिंक में ही थी। लेकिन इतने यूनिक आइडिया के बावजूद भी जिम इनके इन्वेंशन को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत ही खराब है और ना ही मुझे तुम्हारे डिवाइस का नाम पसंद आया। इसलिए वो माइक को दूसरा नाम सोचने की एडवाइस देकर वहां से अपने बॉस के साथ मीटिंग में चला जाता है। जिम की बातों की वजह से माइक और डग काफी मायूस हो जाते हैं और अपने ऑफिस वापस लौट आते हैं, जहां वो अपने सभी एम्प्लॉयज को काम करने की बजाय गेम खेलते हुए देखते हैं। इसी वजह से उनकी कंपनी की भी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एम्प्लॉयज अपने काम को गंभीरता से लेते ही नहीं थे। वो लोग उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने हमारा सेलफोन खरीद लिया। इस पर डग उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, उन्हें हमारा कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं, जो इन्वेस्टर्स के सामने अपनी प्रेजेंटेशन पेश कर रहा है। इसी दौरान जिम की अपने बॉस के साथ थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि जिम उन्हें टैक्स में चोरी करने और इससे प्रॉफिट बनाने की सलाह देता है, जिस वजह से उसका बॉस उसे अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है। इधर माइक अपने सेलफोन का नाम बदलने के बारे में सोच रहा था, जबकि उनके एम्प्लॉयज को हम गेम खेलते हुए देखते हैं। इसी दौरान जिम उनके पास आता है और उन्हें ऑफर देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कंपनी का सीईओ बनाना होगा, जिसके बाद मैं अपनी पुरानी कंपनी को छोड़ तुम्हारे साथ काम करना शुरू कर दूंगा। ये सुन माइक और डग दोनों हैरान रह जाते हैं और बिना वक्त जाया करे फौरन इनकार कर देते हैं। साथ ही उसे एक अग्रीमेंट दिखाते हुए कहता है कि उनकी कंपनी ने हाल ही में यूएस रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी को अपना मॉडेम बेचने का अग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी कीमत $1.6 मिलियन के आसपास है। ये सुन जिम उन्हें बताता है कि जिस कंपनी के साथ तुम लोगों ने डील की है वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करेगी और तुम्हें पैसे भी नहीं देगी। इसके बाद वो उन दोनों से पूछता है कि क्या रोबोटिक्स कंपनी ने तुम्हें अभी तक एक भी पैसा दिया है। इस पर दोनों नामे जवाब देता है। तब जिम उन्हें समझाते हुए कहता है कि देखो, डील करना और डील के बदले पैसे मिलना ये दोनों अलग बातें हैं। अगर रोबोटिक्स कंपनी वाकई में तुम्हारे साथ डील करना चाहती है तो उन्हें तुम्हें एडवांस में कुछ पैसे देने चाहिए थे। लेकिन वो दोनों जिम की बात को सीरियसली नहीं लेते। ये देख जिम उन्हें से कहता है कि अगर तुम मुझे कंपनी में 50% शेयर्स देते हो तो मैं खुद $20,000 यहां इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। पर डग शेयर्स देने से साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद जिम वहां से उठकर चला जाता है। पर माइक के जहन में कहीं ना कहीं जिम की बात घूम रही थी, इसलिए वो उसके जाते ही रोबोटिक्स कंपनी को कांटेक्ट करता है और उनसे कुछ पैसे एडवांस में देने के लिए कहता है। लेकिन कंपनी की तरफ से उसे बताया जाता है कि उन्होंने 2-3 महीने पहले ही फैक्स भेजकर इस डील को कैंसिल करने के बारे में माइक और डग को बता दिया था।
ये सुन माइक हैरान रह जाता है और तब उसे याद आता है कि उनकी कंपनी में तो फैक्स मशीन ही नहीं है, इसलिए उन्हें डील के कैंसिल होने के बारे में पता नहीं चल पाया। वही माइक और डग की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने एडवांस मिलने से पहले ही बैंक से करीब $1 मिलियन का लोन लेकर सैकड़ों मॉडेम बना दिए थे, जिनकी अब कंपनी को जरूरत ही नहीं थी। अब इस बात से माइक और डग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपना कर्जा चुकाएंगे कि तभी उनके जहन में जिम का ख्याल आता है। माइक तुरंत उसे फोन कर कंपनी में 33% शेयर्स देने के बदले $1,25,000 की डिमांड करता है, जिस पर जिम भी राजी हो जाता है और अगले दिन सीईओ के रूप में इनके ऑफिस पहुंच जाता है। वहां के हालात देख जिम को काफी गुस्सा आता है। वो अब माइक और डग से पूछता है कि आखिर उन्होंने मॉडेम बनाने में कितने पैसे खर्च किए हैं। इस पर माइक $1.6 मिलियन के कर्जे के बारे में बताता है जो उसने बैंक और कुछ लोगों से लिया था। लेकिन अब यूएस रोबोटिक्स को मॉडेम नहीं चाहिए, बल्कि उन्होंने इस डील को ही कैंसिल कर दिया है। ये सुन जिम तुरंत यूएस रोबोटिक्स को कॉल करता है और उन्हें सभी मॉडेम के बदले $1.6 मिलियन देने के लिए कहता है, जिस पर वो लोग जिम के सामने शर्त रखते हुए कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे सारे मॉडेम खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले माइक को पॉकेट लिंक को बनाने का लाइसेंस यूएस रोबोटिक्स के नाम करना होगा। दरअसल यूएस रोबोटिक्स को उनके मॉडेम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें सिर्फ माइक और डग की इस हालत का फायदा उठाकर उनका पॉकेट लिंक डिवाइस का पेटेंट हासिल करना था, क्योंकि वो लोग भी ठीक ऐसे ही एक डिवाइस पर काम कर रहे थे। अब हालांकि जिम को इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो उन्हें जवाब देने से पहले माइक से इस बारे में पूछता है। तब वो उसे याद दिलाते हुए कहता है कि ये वही डिवाइस है जिसे लेकर मैं और डग तुम्हारे पास आए थे। ये सुनते ही जिम माइक और उसकी पूरी टीम को ऑर्डर देता है कि वह लोग आज शाम तक किसी भी हाल में उसे पॉकेट लिंक का एक प्रोटोटाइप बनाकर दे, जिसके बाद वो और माइक अगली सुबह उस प्रोटोटाइप को लेकर न्यूयॉर्क जाएगा ताकि उन्हें और भी ज्यादा इन्वेस्टर्स मिल सके। कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने की चाहत में उनकी पूरी टीम रात भर प्रोटोटाइप बनाने में जुट जाती है और एक ऐसा डिवाइस बनाने की कोशिश करती है जिसमें स्क्रीन और बटन दोनों हो, ठीक वैसे ही जैसे कैलकुलेटर और फोन में होते हैं। पूरी रात काम करने के बाद आखिरकार ये लोग सुबह तक प्रोटोटाइप तैयार कर लेते हैं, जिसके बाद जिम और माइक अगले दिन प्रोटोटाइप लेकर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां रास्ते में जिम माइक के सामने इस बात का खुलासा करता है कि उसे एसएस कंपनी से निकाल दिया गया है, जिस वजह से वो काफी परेशान है क्योंकि उसने कंपनी को चलाने के लिए अपने घर तक को गिरवी रख दिया था, लेकिन आज वहीं उसके लिए जगह नहीं है। इसके बाद थोड़ी ही देर में वो दोनों बेल अटलांटिक नाम की एक टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद माइक को अचानक याद आता है कि उसने प्रोटोटाइप वाला बैग तो टैक्सी में ही छोड़ दिया है। ये सुन जिम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो माइक से कुछ कह पाता, इसी दौरान उनकी मीटिंग का टाइम हो जाता है, जिसके बाद जिम बिना प्रोटोटाइप के ही कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है, जबकि माइक अपना प्रोटोटाइप दोबारा हासिल करने के लिए उस टैक्सी को ढूंढने का फैसला करता है और वहां से निकल जाता है। इधर जिम मीटिंग में बैठे सभी इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी के आइडिया के बारे में बताने लगता है। वो उन्हीं बातों को रिपीट करता है जो माइक और डग ने उससे पहली बार मिलने पर कही थी, लेकिन किसी को भी उसका आइडिया पसंद नहीं आता। यहां तक कि कंपनी का हेड तो जिम की प्रेजेंटेशन का मजाक बनाने लगता है। लेकिन तभी वहां माइक पहुंच जाता है, जिसके हाथ में प्रोटोटाइप था। वो कॉन्फ्रेंस रूम में आकर सभी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन को पेश करता है। साथ ही कंपनी को एक बहुत बड़ा सर्वर बनाने का आइडिया भी देता है, जो सभी मेल्स और मैसेजेस को एक जगह स्टोर करेगा और फिर उन्हें कस्टमर्स तक भेज देगा। इस तरह कंपनी सर्वर का इस्तेमाल नेटवर्क शेयर करने के अलावा मीडिएटर के रूप में भी कर सकती है। इसके बाद माइक सभी को अपना प्रोटोटाइप भी दिखाता है, जिसे सीधे कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकता है। सभी इन्वेस्टर्स को माइक का प्रोटोटाइप काफी दिलचस्प लगा, इसलिए वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं और फिर माइक डिवाइस का नाम पॉकेट लिंक से बदलकर ब्लैकबेरी रख देते हैं। खैर, अब इसके बाद माइक की टीम अपनी प्रोडक्ट ब्लैकबेरी के ऊपर काम करना शुरू कर देती है और जब ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, लोग इस फोन को देखकर पागल हो जाते हैं और देखते ही देखते पूरी दुनिया में हर एक बड़ा आदमी इस फोन को इस्तेमाल करने लगते हैं, मानो ये सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि अपना स्टेटस दिखाने का एक जरिया हो। अब इसके बाद हमें साल 2003 का समय दिखाया जाता है, जहां हम जिम को अभी भी मार्केटिंग हेड के रूप में लीडरशिप संभालते हुए देखते हैं, जबकि डाग चीफ इंजीनियर बन चुका था और माइक एक इनोवेटर के तौर पर काम कर रहा था। इस दौरान माइक जिम को एक और शानदार आइडिया देता है, जिसे हम BBM यानी कि ब्लैकबेरी मैसेंजर के नाम से जानते हैं। ये एक खास मैसेजिंग फीचर था जो सिर्फ ब्लैकबेरी यूजर्स के लिए ही काम करता था।
अभी ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहां पाल्म पायलट कंपनी का सीईओ कार्ल यंकाउस्की आ जाता है। पाल्म पायलट यूएस रोबोटिक्स का ही चाइल्ड कंपनी है। कार्ल उनसे कहता है कि हम चाहते हैं पाल्म पायलट और ब्लैकबेरी साथ मिलकर मोबाइल फोन्स बनाएं, लेकिन जिम इस बात से इनकार कर देता है। ये सुन कार्ल उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी कंपनी के 67% शेयर्स खरीद लूंगा, जिसके बाद इस कंपनी पर मेरा हक हो जाएगा। अब कार्ल की बात से जिम और माइक दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और इस परेशानी से राहत पाने के लिए जिम अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि उनके पास जितने भी मोबाइल तैयार हैं उन सभी को जल्द से जल्द मार्केट में बेचने के लिए तैयार किया जाए, ताकि कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ाई जा सके। लेकिन डग जिम को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इतने सारे सेलफोन को एक साथ मार्केट में बेचने से नेटवर्क ओवरलोड होने के कारण फोन क्रैश हो सकता है। लेकिन जिम किसी की नहीं सुनता और अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो टीम से कहता है, तुम सारे मोबाइल के स्टॉक्स बेच दो, मैं इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा। इसके बाद जिम गूगल के एक बहुत बड़े इंजीनियर पॉल के पास जाता है और उन्हें गूगल छोड़कर अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए $1 मिलियन का ऑफर देता है। लेकिन जब इंजीनियर ने इस ऑफर को मानने से मना किया, तब जिम $1 मिलियन को बढ़ाकर $10 मिलियन कर देता है। साथ ही उसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें $10 मिलियन शेयर्स के रूप में दिए जाएंगे। पेपर्स को देखते ही पॉल भी तुरंत जिम की कंपनी को ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद जिम इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियों के कई और इंजीनियर्स को भी अपनी कंपनी में शामिल कर लेता है। अब मार्केटिंग की तरफ ध्यान देने की बारी थी, इसलिए वो कंपनी के एक एम्प्लॉय को हाई सोसाइटी का मार्केटिंग हेड बना देता है और इस शख्स को अमीर लोगों के बीच शामिल होने के लिए कहता है, ताकि उन्हें और ज्यादा ब्लैकबेरी फोन इस्तेमाल करने के लिए कन्विंस किया जा सके। इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से अमीर लोगों ने ब्लैकबेरी में और भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया और ब्लैकबेरी के सेल्स लगातार बढ़ने लगे, जिसके बाद देखते ही देखते ब्लैकबेरी फोन अमीरों का स्टेटस सिंबल बन गया। ठीक वैसे ही जैसे कि आजकल आईफोन अमीरों की अमीरियत दिखाने का एक जरिया बन चुका है। अब ब्लैकबेरी बहुत ज्यादा फेमस और कामयाब हो चुकी थी, लेकिन जिम अब भी कंपनी में नए नए लोगों को शामिल कर रहा था। उसने चार्ल्स नाम के एक व्यक्ति को ब्लैकबेरी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया था, जो कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन पर्सन था। ये बात जब माइक को पता चलती है तो उसे काफी हैरानी होती है, क्योंकि जिम ने अचानक डग की जगह चार्ल्स को दे दी थी, जिस वजह से माइक को उस पर गुस्सा आता है। लेकिन बाद में जब वो देखता है कि कंपनी के एम्प्लॉई जो सिर्फ गेम खेलने और इधर उधर घूमने में बिजी रहते थे, वो अब चार्ल्स के आने के बाद स्ट्रिक्टली काम कर रहे थे, वही कंपनी का माहौल भी काफी अच्छा हो गया था। नई लीडरशिप में काम करने की वजह से एम्प्लॉइज में डिसिप्लिन आ गया था। इसके बाद हमें साल 2007 का वक्त दिखाया जाता है, जहां ब्लैकबेरी ने अब दुनिया भर में मोबाइल फोन मार्केट के आधे हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। यहां तक कि अमेरिका में भी आधे से ज्यादा आबादी के पास ब्लैकबेरी के फोन ही थे। उसी साल एप्पल कंपनी ने अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया आईफोन। यह टच स्क्रीन वाला मोबाइल था, जिसकी वजह से मार्केट में आई फोन की सेल्स बढ़ने लगी। यह देख ब्लैकबेरी के सभी एम्प्लॉइज काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ब्लैकबेरी एक कीपैड फोन था जबकि आईफोन टच स्क्रीन वाला फोन था। इसलिए लोग कुछ नया इस्तेमाल करने की चाहत में आईफोन खरीद रहे थे, जिसके चलते ब्लैकबेरी ने बाजार में अपना दबदबा खोना शुरू कर दिया। इधर जिम सफलता हासिल करने के बाद अब अपनी जिम्मेदारियों को भूलता जा रहा था। उसने कंपनी की डेवलपमेंट में ध्यान देना काफी कम कर दिया था और अपना सारा पैसा स्पोर्ट्स क्लब और शेयर खरीदने में लगा दिया। जिम अपने आप में इतना ज्यादा बिजी हो चुका था कि उसे ये तक नहीं पता चला कि बाजार में ब्लैकबेरी को एक नया कंपेटिटर मिल गया है, जिस वजह से अब उनकी कंपनी अपनी पहचान खोती जा रही है। पर माइक और डग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मार्केट में ब्लैकबेरी बोल्ड नाम से अपना नया फोन बाजार में लॉन्च करने का फैसला किया, जिसमें माइक ने ट्रैकपैड फीचर को ऐड किया था। ये कीपैड यूज करने में काफी सूटेबल था, लेकिन इन्वेस्टर्स को माइक का ये आइडिया कुछ पसंद नहीं आता, क्योंकि वो अब आईफोन जैसे इन्वेंशन का वेट कर रहे थे। उन्होंने माइक से कहा कि कीपैड वाले फोन पुराने हो गए हैं, इसीलिए माइक की कंपनी को भी अब टच स्क्रीन फोन बनाने पर ध्यान देना चाहिए। पर माइक इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि टच स्क्रीन फोन बाजार में चल नहीं पाएंगे, जबकि ब्लैकबेरी के कीपैड फोन दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन है। माइक ने इन्वेस्टर्स को एक नए इनोवेशन का आइडिया दिया, जिसे ब्लैकबेरी स्टॉर्म कहा गया। ये एक टच स्क्रीन फोन था, जिसमें माइक ने अपनी टीम से फिजिकल कीपैड और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जैसे फीचर्स डालने के लिए कहा, लेकिन टीम को यह सिर्फ वक्त की बर्बादी लग रही थी।
अपने हालातों की वजह से माइक अब बहुत ज्यादा परेशान था, इसीलिए वो चार्ल्स के पास जाकर उसे अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बताता है। पर चार्ल्स को भी उसका आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता। वो माइक से कहता है कि तुम्हारा आइडिया इस काम को और ज्यादा मुश्किल बना रहा है, इसीलिए हमें ब्लैकबेरी स्टॉर्म का प्रोडक्शन चाइना में करना चाहिए, क्योंकि चाइना में लेबर और मटेरियल कॉस्ट सस्ता पड़ता है और वहां ये फोन जल्दी बनकर भी तैयार हो जाएगा। माइक भी चार्ल्स की बात से सहमत हो जाता है, क्योंकि वो बस किसी भी तरह अपनी कंपनी को बचाना चाहता था। लेकिन इस फैसले से डग खुश नहीं था। वो उन दोनों से कहता है कि चाइना में बने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अगर ब्लैकबेरी वहां बनेगा तो उनकी क्वालिटी गिर जाएगी। लेकिन माइक, जो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान था, वो कंपनी को बचाने के चक्कर में डग पर गुस्सा करने लगता है और उसे काफी कुछ भला बुरा भी कह देता है, जिस वजह से दोनों की दोस्ती टूट जाती है और वो माइक की जिंदगी से लगभग गायब हो जाता है। इधर जिम जब अपनी ट्रिप से वापस आता है तो वो ऑफिस पहुंचने के बाद ब्लैकबेरी और आईफोन का ग्राफ देखता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि आईफोन की सेल्स अब ब्लैकबेरी को टक्कर दे रही है। पर जिम इस बात से ज्यादा परेशान नहीं होता, बल्कि वो अपनी टीम से कहता है कि माइक जरूर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेगा। इसके कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि जिम की कंपनी पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने छापा मार दिया है और अब वो माइक से पूछताछ कर रहे हैं। दरअसल ऑफिसर को समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्नीशियन आखिर इसी कंपनी में क्यों काम कर रहे हैं। इस पर माइक जवाब देते हुए कहता है, हमारी कंपनी दुनिया का सबसे अच्छा फोन बनाती है। लेकिन ऑफिसर उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं थे। वो माइक को बताते हैं कि जिम ने सभी इंजीनियर्स को इलीगल तरीके से कंपनी में शामिल किया था और कंपनी के शेयर की कीमत को बड़ा चढ़ाकर दिखाया था, जबकि असल में शेयर्स की कीमत काफी कम थी। इसके अलावा उसने इंजीनियर्स को $10 मिलियन देने का वादा भी किया था, लेकिन माइक इस पूरे मामले से अनजान था। अब ऑफिसर उससे पूछते हैं कि क्या वो कंपनी का सीईओ है। इस पर माइक जवाब देते हुए कहता है कि वो सिर्फ को सीईओ है, जबकि असली सीईओ तो जिम है। उसके बाद वो ऑफिसर कंपनी की रिपोर्ट दिखाता है, जिस पर पहले जिम के, उसके बाद माइक के साइन थे। अब माइक को सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो जिम को पकड़वाने के लिए ऑफिसर का साथ देता है और जिम को फोन कर उससे कहता है कि उसने सारी समस्याओं का सोल्यूशन निकाल लिया है, इसीलिए वो एक बार आकर उससे बात कर ले। ये सुनते ही जिम फौरन ऑफिस पहुंच जाता है और उसके आते ही माइक तुरंत एसईसी को फोन कर ऑफिस में बुला लेता है और जिम को उनके हवाले कर देता है। इसके बाद जिम को उन सभी स्पोर्ट्स क्लब्स में से भी निकाल दिया जाता है जिनके शेयर्स उसने खरीदे थे। वही जांच के बाद इस पूरे मामले में माइक पर कोई भी आरोप साबित नहीं होता और कंपनी से भी सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं। जिसके बाद साल 2008 में माइक ब्लैकबेरी स्टॉर्म को लॉन्च करता है, जिसे चाइना में बनाया गया था। लेकिन जब वो उसकी क्वालिटी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि फोन में बात करते वक्त अजीब सी वाइब्रेशन की आवाज आ रही है और टच स्क्रीन भी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, जिस वजह से ब्लैकबेरी स्टॉर्म मार्केट में बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। जबकि इन्वेस्टर माइक की कंपनी पर घाटे के लिए $50 लाख का मुकदमा दर्ज करते हैं, जिसके बाद साल 2012 में माइक आखिरकार कंपनी से इस्तीफा दे देता है। स्टॉक हेराफेरी के मामले में जिम जुर्माना भरकर खुद को जेल से आजाद करा लेता है। वही हम दूसरी तरफ डग को देखते हैं, जिसने माइक से हुए झगड़े के बाद अपने सभी शेयर्स को बेच दिया था और अब वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया था। एक वक्त पर मोबाइल की दुनिया में फेमस ब्लैकबेरी देखते ही देखते पूरी दुनिया से गायब हो गया। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।